नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। खबर दिन भर देख रहे हैं आप। वक्त फटाफट अंदाज में खबरों का है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है कोलकाता से, जहां अस्पताल में तोड़फोड़ हुई थी। इसी मामले पर हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है। हाईकोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए पूछा, अचानक 7,000 लोग जमा नहीं हो जाते? डर के माहौल में कैसे काम करेंगे डॉक्टर? ऐसे हालात हैं तो फिर बंद कर दीजिए अस्पताल। तो ये हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी। जिस तरीके के हालात कोलकाता में बने, उसी को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से ये सवाल पूछा गया है कि डर के माहौल में कैसे काम करेंगे डॉक्टर्स? अगर ऐसे हालात हैं तो अस्पताल बंद कर दीजिए। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, बताइए जरा विस्तार से किस तरीके से हाईकोर्ट की ये टिप्पणी और राज्य सरकार की फजीहत। जी बिल्कुल, देखिए मामला हाईकोर्ट में आया। हाईकोर्ट को ये बताया गया कि जैसे ही कोलकाता हाईकोर्ट ने आदेश दिया था सीबीआई इंक्वायरी का, उसके बाद से ही राज्य में कई जगह प्रदर्शन चल रहे थे लगातार। और जब 14 और 15 की रात की घटना हुई है, रात करीबन 12 बजे के आसपास अचानक 6 से 7,000 लोग आरजी अस्पताल में घुस जाते हैं और वहां पर तोड़फोड़ करते हैं। कोर्ट को जो कई सारे ऐसे वीडियोस दिखाए गए जिसमें यह बताने की कोशिश की गई कि अस्पताल के अंदर किस तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। उपद्रवी उसमें शामिल थे और पुलिस मूक दर्शक बनी रही शुरुआत में, जिसके चलते हालात खराब होने लगे। और उसके बाद में आखिरकार जो आखिरी में आकर के यहाँ जो काफी तोड़फोड़ होने के बाद में, हंगामे के बाद में पुलिस ने कार्रवाई की, तो उस पर जो है कोर्ट की सख्त टिप्पणी भी सामने आई है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए यहाँ तक कह दिया, अगर ऐसे ही हालात है, पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, तो इससे बेहतर तो ये है कि अस्पताल को ही बंद कर दे, वहां से मरीजों को किसी और अस्पताल में ट्रांसफर कर देते हैं और उसके बाद में जो भी जो है कार्रवाई करनी होगी पुलिस करती रहेगी। तो कोर्ट खासी नाराज नजर आई है और कोर्ट खासी नाराज नजर आई है और कोर्ट साफ तौर पर जो राज्य सरकार है उससे भी नाराज नजर आ रही है कि इस मामले को ऐसे में डॉक्टर्स कैसे काम करेंगे, डॉक्टर्स को सुरक्षा कैसे मिलेगी। तो तमाम तरह की टिप्पणियां सामने आई हैं और फिलहाल इस वक्त के लिए भी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि कोर्ट इस मामले पर आदेश लिखवा रही है और कोर्ट ने अब तक ये जरूर कहा है कि इस मामले पर एक स्पेशल टीम का गठन होना चाहिए जो कि देखे कि ये उपद्रवियों ने 14-15 की रात में कहां तोड़फोड़ की है और जहां पर ये घटना घटी थी, यानी कि महिला डॉक्टर के साथ में जिस तरीके से घटना घटी थी, उस मामले में वो कहीं वहां पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ तो नहीं हो गई है। बहुत शुक्रिया आपका अंकित गुप्ता, इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, जैसे कोई और अपडेट होगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में आज भी विरोध प्रदर्शन जारी है। रेजिडेंट डॉक्टर समेत मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ भी धरने पर बैठे, हाथों पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। कोलकाता कांड के विरोध में मुंबई के नायर अस्पताल में डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट जारी। शांतिपूर्ण ढंग से धरने पर बैठे डॉक्टर्स और नर्स, डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग। कोलकाता कांड पर पटना एम्स में 5वें दिन भी डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट जारी है। वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं डॉक्टर्स, ओपीडी सेवाएं ठप। तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया है। गांधी जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के डॉक्टर्स भी हड़ताल पर। आंध्र प्रदेश के एम्स मंगलगिरी में आक्रोशित डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट, रेप मर्डर मामले में इंसाफ की मांग। आरजी कॉलेज तोड़फोड़ केस में अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 5 आरोपियों की पहचान सोशल मीडिया के जरिए की गई है। बाकी आरोपियों की पकड़ के लिए पुलिस ने लोगों से मदद मांगी। सीबीआई जांच के बीच कोलकाता के आरजी कॉलेज में डिप्लॉय की गई है पुलिस। कॉलेज पर हमले के बाद सतर्क है प्रशासन। आरजी अस्पताल में हुई तोड़फोड़ की घटना पर कोलकाता हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया। आरजी कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ करेगी सीबीआई। वारदात के वक्त संदीप घोष आरजी कॉलेज के प्रिंसिपल थे। संदीप घोष ने पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। कोलकाता की घटना को लेकर आईएमए ने किया देशव्यापी हड़ताल का ऐलान। 17 अगस्त सुबह 6 बजे से रविवार सुबह 6 बजे तक हड़ताल पर रहेंगी डॉक्टर्स। इमरजेंसी को छोड़कर सभी सेवाएं बंद। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज शाम को 4 बजे मुलाली इलाके से धर्मतल्ला तक करेंगी पैदल मार्च। सीबीआई से मांगेंगी इंसाफ। मार्च में तृणमूल के सैकड़ों समर्थकों के शामिल होने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, बोले ममता बनर्जी बंगाल में कराना चाहती हैं डायरेक्ट एक्शन डे। बंगाल की किम जोंग बनी है ममता।
पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने लिखा गृह मंत्री अमित शाह को पत्र। लेडी डॉक्टर के साथ हुई घटना को लेकर चिट्ठी लिखी गई है। केंद्र की तरफ से कार्रवाई की मांग की गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शाम 6 बजे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों के साथ अहम बैठक करेंगे। कल होने वाली राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक की रूपरेखा पर मंथन होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का ऐलान आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। धारा 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 5 से 7 चरणों में हो सकते हैं चुनाव। बुधवार को चुनाव आयोग से मिले थे केंद्रीय गृह सचिव। चुनाव को लेकर सुरक्षा पर हुआ था मंथन। जम्मू कश्मीर में तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता कविंद्र गुप्ता का एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बड़ा दावा। कहा, इस बार बीजेपी की ही सरकार बनेगी। चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरीके से तैयार। 20 अगस्त को मुंबई में हो सकती है कांग्रेस की बड़ी रैली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी रैली को करेंगे संबोधित। विधानसभा चुनाव कैंपेन का होगा आगाज। विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में हलचल तेज है। मुंबई में आज महाविकास अघाड़ी की अहम बैठक शुरू। मंच पर लगाई गई 40 कुर्सियां। उद्धव ठाकरे बोले, ये आगे की लड़ाई की शुरुआत है। महाविकास अघाड़ी पर संजय राउत का बड़ा दावा। बोले, शरद पवार ने कहा है अजीत पवार को छोड़कर बाकी सबको महाअघाड़ी में ले सकते हैं वापस। सीटों के बंटवारे पर नहीं है कोई भी विवाद। अजीत पवार ने कहा, बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ पत्नी को चुनाव लड़ाने का फैसला गलत था। इसके लिए कोई और नहीं, उन्होंने खुद अपने आप को जिम्मेदार माना। परिवार के ऊपर उन्हें बोलने का है पूरा अधिकार। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का आज हल्ला बोल। प्रदेश भर में पार्टी कार्यकर्ता करेंगे गौ सत्याग्रह। पार्टी का आरोप है बीजेपी की सरकार आने के बाद से प्रदेश में गौवंश बदहाल है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक। रांची में आज बीजेपी के सभी मंडल अध्यक्षों की बैठक होगी। चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्व शर्मा भी शामिल होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है आज। सदैव अटल स्मारक पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने श्रद्धांजलि अर्पित की। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। दिल्ली में ओलंपिक खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात। पीएम ने की पदक विजेताओं की तारीफ। कहा, खेल ऐसा क्षेत्र है जहां कोई हारता नहीं है बल्कि सीखता है। जो हार गए उन्हें ये नहीं सोचना है कि वो पीछे रह गए, आप बहुत कुछ सीख कर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने की विनेश फोगाट की तारीफ। कहा, विनेश ने फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया। विनेश देश की बहादुर बेटी। लंदन में नजर आई 76वें स्वतंत्रता दिवस की धूम। जश्न आजादी पर भारतीयों ने निकाली रैली। हाथों में तिरंगा लेकर लोगों ने दिखाई देशभक्ति। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लंदन में किया गया तिरंगा यात्रा और रैली का आयोजन। रैली को लंदन में रहने वाले धर्मगुरु राज राजेश्वर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी ने किसानों के खाते में जारी की 525 करोड़ की पहली किस्त। बारिश से जिन किसानों की फसल खराब हुई उन्हें मिला है बोनस। दूध विक्रेताओं को दयालु योजना से जोड़ने का भी प्रस्ताव। मौजूदा सिविल कोड को कम्युनल सिविल कोड कहने पर मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। एक्स पर लिखा, सरकार संविधान के हिसाब से सेक्युलरिज्म का पालन करे। बिहार में जेल से आजाद हुए बाहुबली अनंत सिंह। मोकामा के पूर्व विधायक को पटना हाईकोर्ट ने AK-47 और बुलेट प्रूफ जैकेट मिलने के केस से बरी किया।
बिहार के मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह पैतृक आवास से पुलिस ने बरामद की थी AK-47 मामले में कोर्ट ने सुनाई थी 10 साल की सजा। फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट गए थे अनंत सिंह। अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला। मानहानि केस में राहुल गांधी की रांची कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी पर आज सुनवाई। कोर्ट में पेशी से व्यक्तिगत छूट चाहते हैं राहुल। इसरो का सैटेलाइट लॉन्च हुआ। देश के सबसे छोटे रॉकेट SSLV D3 से की गई लॉन्चिंग। तो आइए अब शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद विधानसभा चुनाव का इंतजार खत्म होने जा रहा है। और इतना ही नहीं, हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ही ऐलान हो सकता है। देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल रही है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव का ऐलान संभव। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान तो होगा ही, और साथ में बहुत संभावना इस बात की जताई जा रही है कि हरियाणा के लिए भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज ही दोपहर 3 बजे हो जाए। तो 2 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग कर सकता है। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। दिल्ली से अंकित गुप्ता को आप देख रहे हैं, जैनेन्द्र कुमार हमारे साथ हैं, श्रीनगर से आसिफ कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, जम्मू से आप देख रहे हैं अजय बासु इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, और चंडीगढ़ से सचिन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको अंकित गुप्ता के पास लेकर चलते हैं और जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से कुछ क्लैरिटी मिल पा रही है सिर्फ जम्मू कश्मीर या फिर जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान आज ही होने जा रहा है। अंकित, सूत्र क्या बता रहे हैं? रोमाना, आधिकारिक तौर पर तो कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, लेकिन अगर हम सिर्फ जो इनविटेशन ही आया है उसी पर ही गौर करते हैं चुनाव आयोग की तरफ से, तो उसमें भी जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि उसमें इस्तेमाल किया गया है असेंबलीज, यानी कि एक असेंबली की बात नहीं हो रही है, असेंबलीज की बात हो रही है। और इसी वजह से जो मेरे सूत्र हैं वो भी इस बात को इशारा कर रहे हैं, और जो प्रेस रिलीज है उसमें भी, जो इन्विटेशन है उसमें भी जो शब्द का इस्तेमाल किया गया असेंबलीज, उसी से इस बात का जो है कयास और ज्यादा बढ़ जाते हैं कि सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि उसके अलावा हरियाणा के भी चुनावों की तारीखों का ऐलान हो रहा है। बात हो रही है महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर भी कि क्या उनकी भी तारीखों का ऐलान होगा, लेकिन सूत्र इस बात को इशारा कर रहे हैं कि अभी तक महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर के कोई जो है फैसला नहीं हुआ है। और इसका अंदाजा इस बात से भी लग जाता है रोमाना, अभी हम 2 दिन पहले जब गृह सचिव पहुंचे थे चुनाव आयोग से मिलने के लिए, उस दौरान भी चर्चा कर रहे थे कि हरियाणा और इसके जम्मू कश्मीर को लेकर के तो चुनाव आयोग की टीम वहां जा चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर के अभी नहीं गई है। और इसी वजह से आज जो कयास लग रहे हैं या जो छन छन करके जानकारी आ रही है वो यही है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा को लेकर के चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। उसकी एक वजह और है, उसकी एक वजह यह है कि जम्मू कश्मीर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 30 सितंबर तक जो है चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए या संपन्न हो जानी चाहिए, और दूसरा 3 नवंबर तक हरियाणा की विधानसभा का कार्यकाल है, यानी कि विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही वहां पर भी चुनाव Also, we've expected an announcement and one hasn't been forthcoming. J&K has been without an elected assembly since 2018. This is perhaps the longest period without an elected government in J&K. So we hope that the ECI will use today's opportunity to announce early elections in J&K in keeping with what the Supreme Court of India has said, because this is as per their guideline, their directives. Right. So just in case they've announced on what aspect do you want election to be fair in the Jammu? No, I'm not going to speculate on that. Anything that has to be said about elections will obviously follow from an announcement. We haven't had an announcement yet, so all I'll say is that we hope that we get an announcement of elections this afternoon, and then whatever reaction we have to give, we'll give after that. Okay? उमर अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं। उनकी प्रतिक्रिया कह रहे हैं कि साहब इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में चुनाव जो है वो ड्यू है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 30 सितंबर से पहले अब चुनाव होना है। हमें सबको तारीखों का इंतजार है। और इस बीच देखिए, जम्मू कश्मीर में चुनाव के ऐलान से पहले एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी किया गया है। IAS और जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के 89 अफसरों का तबादला हुआ है। 89 ऑफिसर्स जिनके ट्रांसफर्स हुए हैं,
27 पुलिस के बड़े अधिकारियों का भी ट्रांसफर किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको बता रही हूं। जम्मू कश्मीर में बड़ा जो तबादला है कई अधिकारियों का वो किया गया है। इसमें आईएएस, जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और पुलिस के बड़े अधिकारी शामिल हैं जिनके ट्रांसफर किए गए हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं आसिफ कुरैशी से कि ये जो अफसरों के तबादले किए गए हैं, ये जो फेरबदल है, सीधे सीधे ये भी चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले की एक बड़ी कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। आसिफ कुरैशी। बिल्कुल रोमाना, जिस तरीके से लगातार कल शाम से ही जो ट्रांसफर्स का सिलसिला है वो शुरू हो गया था और सबसे ऊंचे से पद से लेके यानी पहले ही एक डीजीपी रैंक के अधिकारी की नियुक्ति हुई है नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर का नया डीजीपी बनाया गया। हालांकि वो फिलहाल एज स्पेशल डीजी ज्वाइन कर रहे हैं आज से और 1 अक्टूबर से वो डीजीपी का पद संभालेंगे। इसके साथ साथ एडीजी सीआईडी नीतीश कुमार को बनाया गया है, जबकि जो अफसरों की संख्या है वो 33 हो गई है। पुलिस प्रशासनिक सेवा की बात करें तो उन अफसरों की इनमें 5 आईजीपी रैंक के अधिकारी हैं, 7 डीआईजी रैंक के अधिकारी हैं, जबकि 10 जिलों के एसएसपी बदले गए हैं, जिनमें प्रमुखता बारामूला, उधमपुर, पुंछ, डोडा, शोपियां, कटरा, रियासी, रामबन, जम्मू और गांदरबल के जो एसएसपीज हैं वो बदले गए हैं। 89 जैसे आपने बोला आईएएस अधिकारी हैं वो बदले गए हैं, उनमें 3 जिलों के डीसी हैं वो बदले गए हैं। यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होने से पहले ही एक बड़ा जो है प्रशासनिक फेरबदल कर दिया गया है, जिसमें डीजी के रैंक से लेकर नीचे एडिशनल एसपी रैंक तक के अधिकारियों का बदला हुआ है, जबकि डीएसपी रैंक के तकरीबन 27 अधिकारियों को कल ही जो है ट्रांसफ़र करके जम्मू क्षेत्र के 8 डिस्ट्रिक्ट में बनने वाले नए एसओजी कैंप्स के लिए तैनात यानी एसओजी स्पेशल जो फोर्स वहां पे लगनी है उसके लिए तैनात कर दिया गया है। इससे साफ संकेत है कि एक बड़ा प्रशासनिक और पुलिस फेरबदल कर दिया गया है ताकि जो आने वाले चुनाव हैं उसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से इनमें कोई अड़चन ना आए। जिस तरीके के संकेत पहले ही चुनाव आयुक्त की तरफ से दिए गए थे, जो उन्होंने 10 तारीख को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी जम्मू में, उसमें उन्होंने साफ कर दिया था कि जम्मू कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार का समय आ चुका है और ठीक उसी की कवायद यहाँ पे होने वाली है। प्रशासनिक तब्दीलियां भी हो रही हैं। जो संकेत हैं कि आज 3 बजे वो चुनाव की घोषणा जिसका इंतजार जम्मू कश्मीर में लोगों को और राजनीतिक दलों को काफी समय से है वो हो जाएगा, इसके पूरे संकेत मिल रहे हैं। रोमाना, बिल्कुल, और इसको लेकर कितनी खुशी है वो आपके चेहरे से भी साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो बहुत वक्त से इन चुनाव का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं जरा जल्दी से अजय बाचलू का रुख करती हूँ। अजय का भी मुस्कुराता हुआ चेहरा हमें देखने के लिए मिल रहा है। प्रशासनिक फेरबदल हो गए, दोपहर 3 बजे का इंतजार है जब जम्मू कश्मीर के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और ऐसे में ये कश्मीर और जम्मू रीजन और वो परिसीमन के बाद जिस तरीके का सीटों का फेरबदल हुआ है उसके जरिए राजनीतिक समीकरण किस तरीके से राजनीतिक दल साधते हुए नजर आ रहे हैं, जरा आप इस पहलू के बारे में दर्शकों को जानकारी दीजिए। अजय। देखिए रोमाना, पिछले चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी के पास 25 सीटें थी, लेकिन इस बार जो है 6 सीटें जम्मू में बढ़ाई गई है और बीजेपी का टारगेट न सिर्फ 25 प्लस ये 6 सीटें हैं, बल्कि बीजेपी ये भी टारगेट कर रही है कि इस बार वो कश्मीर में भी कमल खिलाएंगे। बीजेपी का मेन फोकस जो है, बीजेपी के कुछ नेताओं से मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि 370 धारा जो है वो एक केंद्र बिंदु रहेगा, एपिसेंटर रहेगा इस बार के चुनाव का, और ये चुनाव जो है बीजेपी की तरफ से जो है इसी 370 के इर्द गिर्द घूमेगा, क्योंकि बीजेपी का दावा है कि 370 खत्म होने के बाद न केवल जम्मू कश्मीर में विकास हुआ है बल्कि गन कल्चर खत्म हुआ है, पत्थरबाजी खत्म हुई है, कैलेंडर खत्म हुआ है, परिवारवाद खत्म हुआ है। इस तरह और विकास की जो नई बहार की बात यहां बीजेपी कर रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी 370 को एपिसेंटर बना रही है। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस का साफ दावा है कि 370 के बाद जम्मू कश्मीर को जो डाउनग्रेड किया गया स्टेट से यूटी में, वो भी 370 की पिच पर ही बैटिंग करेगी, लेकिन इस बार जो बैटिंग होगी वो थोड़ी अलग होगी बीजेपी से, क्योंकि विपक्ष लगातार बीजेपी पर यह निशाना साध रहा है कि 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर को डाउनग्रेड किया गया और यहाँ पर जिस तरह की बीजेपी जो है प्रॉक्सी सरकार, रिमोट कंट्रोल
सरकार चलाती रही है उससे लोग दुखी हैं। और साथ में बीजेपी कांग्रेस के एक जो वर्किंग प्रेसिडेंट है यहाँ पर रमन बला, उन्होंने साफ तौर पर एबीपी न्यूज़ से बातचीत में कहा है कि बीजेपी के लिए 370 ही सेल्फ गोल साबित होने वाला है। तो ऐसे में रोमाना इंटरेस्टिंग होगा, ये जो 370 की कहानी है इसके आसपास ये जो सारी बुनी जा रही है तदबीरें सारी पॉलिटिकल पार्टीज की, ये एक देखना दिलचस्प होगा। दूसरा रोमाना में इशारा करूंगा सुरक्षा की तरफ, क्योंकि लगातार जब चुनाव आयोग की टीम यहां आई थी उन पर लगातार ये दबाव था जो भी राजनीतिक दल मिले कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। यहां पर सिर्फ बीजेपी के नेताओं का इस तरह से विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि उन्हीं को सिक्योरिटी मिली है, जबकि जो भी समूचा विपक्ष है उन्हें बगैर सिक्योरिटी के जम्मू कश्मीर में जो है छोड़ा गया है। इस पर लेकर जो है कांग्रेस ने आज कटाक्ष किया और कांग्रेस ने कहा है कि ऐसे वादे हमसे पहले भी किए गए हैं, लेकिन इस बार क्या ये वादे चुनाव आयोग पूरे करता है, ये देखने वाली बात होगी। तो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं जम्मू कश्मीर के बिल्कुल, बहुत दिलचस्प रहने वाले हैं। एक तो अनुच्छेद 370 उसको लेकर जनता के मन की बात ये माना जा रहा है कि इसी चुनाव के जरिए वो सामने आएगी, और साथ ही साथ जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं सुरक्षा के मद्देनजर, ये जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी आशंकाएं चुनाव आयोग की टीम से मुलाकात के दौरान भी जता दी थी और मांग की गई थी बाकायदा कि हर कैंडिडेट के लिए भी चुनाव आयोग जो है वो सिक्योरिटी मुहैया करवाए। इसी को लेकर बाद में हमने देखा चुनाव आयोग की टीम जिनकी गृह सचिव के साथ मुलाकात भी हुई थी और इस पहलू को सॉर्ट आउट कर लिया गया है, जिसकी अब उम्मीद की जा रही है कि आज दोपहर 3 बजे जब चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तो ये तमाम बातें चुनाव आयोग अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएगा, किस तरीके से जम्मू कश्मीर में सुरक्षित अंदाज में चुनाव कराने का फुल प्रूफ प्लान चुनाव आयोग ने तैयार किया है। इस बीच अगली बड़ी खबर हरियाणा से, जहां इसी साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं और बड़ी खबर ये कि आज हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, संभव है कि चुनाव आयोग हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी आज ही कर दे। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं। 2014 से लगातार बीजेपी हरियाणा की सत्ता में काबिज है। हालांकि इस बार बदलाव ये कि बीजेपी नायब सिंह सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले मनोहर लाल खट्टर ने सीएम पद से इस्तीफा दिया था। लोकसभा चुनाव करनाल से जीते थे। ऐसे में बीजेपी के सामने चेहरा परिवर्तन के साथ अपना दबदबा बरकरार रखने की चुनौती, वहीं कांग्रेस के सामने आपसी गुटबाजी से पार पाकर 10 साल बाद प्रदेश की सत्ता में लौटने का चैलेंज। लेकिन गौर करने वाली बात यह कि 2024 लोकसभा चुनाव का नतीजा, वो जो क्लीन स्वीप बीजेपी की तरफ से 2019 में किया गया था, मामला अटक गया और इस बार 2024 में मामला बिल्कुल बराबरी पर आ गया कांग्रेस और बीजेपी के बीच। और इसी वजह से यहां हरियाणा में चुनावी लड़ाई जो है वो बेहद दिलचस्प हो गई है, आर पार वाली हो गई है। सचिन जी बिल्कुल बिल्कुल, हरियाणा में चुनावी लड़ाई जो है वो बड़ी दिलचस्प है और उसका इंडिकेशन जो है वो लोकसभा चुनाव में हमें मिला था। 2019 में जो है बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था हरियाणा में, पर इस बार जो है 5-5 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जीती है। तो अगर लोकसभा इलेक्शंस को हम पैरामीटर मानते हैं तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव जो हैं वो बड़े दिलचस्प जो हैं होने वाले हैं। हालांकि आज चुनावों की घोषणा होती है या नहीं ये जरूर देखना होगा। चीफ मिनिस्टर से जब इस बारे में सुबह सवाल किया गया था, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उन्होंने साफ कहा, उन्होंने कहा कि कौन कह रहा है आज चुनावों की घोषणा होने वाली है, चुनाव जो है तय समय पर ही होंगे। पर जहां तक राजनीतिक परिदृश्य का सवाल है, हरियाणा में जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है हरियाणा में, क्योंकि 10 साल भारतीय जनता पार्टी को हो गए हैं। तो एक एंटी इनकम्बेंसी जो है बीजेपी के साथ जो है 10 साल की वो है, पर कांग्रेस उस एंटी इनकम्बेंसी को भुना पाएगी या नहीं ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो किसी से छुपी नहीं है। तो कांग्रेस के सामने चैलेंज होगा कि अपनी गुटबाजी के ऊपर कंट्रोल करें और जो एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के खिलाफ उसको कैश जो है वो कर सकें। साथ ही साथ बीजेपी ने जो अपना कुंडा है अपनी दोबारा आऊंगी आपके पास। देखिए, चुनाव के ऐलान से पहले जो दावों का दंगल है ना वो शुरू हो गया। अभी तारीखों का ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन दावे जोरदार तरीके से शुरू हो गए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा दावा कर रहे हैं उनकी पार्टी जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उन सभी राज्यों में जीत हासिल करेगी। कांग्रेस ही जीतने जा रही है, बड़ा दावा कांग्रेस नेता पवन खेड़ा। विधानसभा चुनाव का ऐलान होने जा रहा है और उसमें क्या तैयारी है कांग्रेस पार्टी की। मेरे साथ कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा जी हैं। लोकसभा चुनाव में हमने देखा कांग्रेस ने उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन किया, अब विधानसभा चुनाव को लेकर कैसी तैयारी? अगर लोकसभा में हमने अपनी उम्मीदों से बेहतर किया या आपकी उम्मीदों से बेहतर किया तो ये विधानसभा चुनाव में जितना मोदी जी का डर है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर करने वाले। लेकिन अगर हम देखें तो जो 4 राज्य हैं जहां पर चुनाव होने हैं, हरियाणा हो,
झारखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, महाराष्ट्र को छोड़कर बाकी 3 स्टेट्स में कहीं ना कहीं पार्टी गुटबाजी से जूझ रही है। ये पुरानी समस्या है। ऐसा मोदी जी की उम्मीद है, हमें पूरा भरोसा है, हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। हम अपनी आवाज़ उठाने के लिए स्वतंत्र होते हैं पार्टी के भीतर और उठाते हैं। मोदी जी की आदत नहीं है सुनने की। हम अपनी आवाज़ अपने लीडरशिप के तक पहुंचाते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से पहुंचाते हैं, जो संस्कृति भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। इसलिए उनको लगता है हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। मजबूती से लड़ रहे हैं और मजबूती से जीतेंगे। इस सिलसिले में आखिरी सवाल, क्या मुद्दे आपको लगते हैं जो इन राज्यों में अहम रहने वाले हैं, जिनको कांग्रेस पार्टी अलग राज्य के अलग अलग मुद्दे हैं। अब जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा ही छीन लिया गया, उससे बड़ा मुद्दा और क्या हो सकता है। उनकी लगातार मांग रही है कि साहब आपने हमें क्यों राज्य से यूनियन टेरिटरी बना दिया। हम उनकी इस मांग के साथ खड़े हैं और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा, महाराष्ट्र में जिस तरह से पिछले दरवाजे से चोरी करके सरकार बनाई, पहले जिनको भ्रष्ट बताया उन्हीं के साथ मिलकर सरकार बनाई, जो विश्वासघात महाराष्ट्र में हुआ है उसका बदला महाराष्ट्र की जनता लेने के लिए तैयार है। झारखंड में आपने एक लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए लोकप्रिय मुख्यमंत्री को सलाखों के पीछे किया। और आइए सीधे रुख करते हैं, जैनेंद्र हमारे साथ मौजूद है। जैनेंद्र, आपने पवन खेड़ा से बातचीत की, जाहिर सी बात है जीत का बड़ा दावा कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इस बार के हरियाणा विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती जिसको पार पाना होगा कांग्रेस को, ताकि ये दावा जो कांग्रेस कर रही है वो सच हो, क्या नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए वैसे तो हरियाणा में कांग्रेस के लिए कहें तो हर तरीके से मुद्दों की बात करें तो अनुकूल स्थिति दिखती है, चाहे किसानों का मुद्दा हो या पहलवानों का मुद्दा हो, अग्निवीर की बात करें, जवानों का मुद्दा हो, लेकिन चुनौती सबसे बड़ी गुटबाजी ही है। हरियाणा में बीजेपी ने जो सोशल इंजीनियरिंग की है उसमें ओबीसी को एक तरीके से गोलबंद किया है बीजेपी ने, और साथ में पंजाबी वोट और नॉन जाट वोट को पर बीजेपी की नज़र है। कांग्रेस की जीत की कुंजी जो है वो जाट और दलित एकजुटता में छिपी हुई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हरियाणा में जो 2 बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के, हुड्डा गुट हो और या शैलजा गुट हो, दोनों के अलग अलग रास्ते हैं, दोनों अलग अलग यात्राएं निकाल रहे हैं। तो जब तक ये दोनों नेता एकजुट होकर के नहीं लड़ेंगे तब तक कांग्रेस के लिए भले ही अच्छा माहौल दिख रहा हो, लेकिन वो मध्य प्रदेश वाली स्थिति दोहराई जा सकती है। तो जाहिर सी बात है इसका पता कांग्रेस को भी है, और यही वजह है कि कांग्रेस नेतृत्व तो लगातार ये कोशिश कर रहा है, संदेश दे रहा है पार्टी के नेताओं को राज्य में कि एकजुट होकर लड़िए। देखना यही है कि अब टिकट बंटवारे में एकजुटता दिखती है या फिर झगड़ा जो है वो और खुलकर सामने आता है। नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। नमस्कार, मैं विवेक श्रीवास्तव। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे हम दोनों आपके साथ होंगे, आपको ताजी खबरें और उससे जुड़ी अपडेट बताते रहेंगे, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत देश और दुनिया की बड़ी खबरों को बताते हुए करते हैं फटाफट अंदाज में। फटाफट को प्रेजेंटेड बाय ओरिएंट बेल टाइल्स, 100% टाइल, 0% सेलेब्स। आरजी कॉलेज मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, जो हमला हुआ था उस पर की है टिप्पणी। कोर्ट ने कहा डर के माहौल में डॉक्टर कैसे काम करेंगे, 7000 लोग ऐसे इकट्ठा नहीं हो जाते, अगर ऐसे ही हालात हैं तो अस्पताल को बंद कर दीजिए। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल के 4 डॉक्टर से सीबीआई की पूछताछ, चारों डॉक्टर महिला डॉक्टर की हत्या से पहले उनके साथ थी। भोपाल एम्स में डॉक्टर्स ने किया नुक्कड़ नाटक, आरजी अस्पताल पर हमले को बताया ममता सरकार का फेलियर, प्रोटेक्शन एक्ट की मांग दोहराई। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में आज भी विरोध प्रदर्शन जारी, रेजिडेंट डॉक्टर समेत मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ धरने पर बैठे, हाथों पर काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन। कोलकाता कांड के विरोध में मुंबई के नायर अस्पताल में डॉक्टरों का प्रोटेस्ट जारी, शांतिपूर्ण ढंग से धरने पर बैठे डॉक्टर और नर्स, डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग। कोलकाता कांड पर पटना एम्स में 5वें दिन भी डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट जारी, वी वांट जस्टिस के लगाए नारे, ओपीडी सेवाएं पड़ी ठप। तेलंगाना जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने किया प्रदर्शन, गांधी जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के डॉक्टर भी हड़ताल पर। आंध्र प्रदेश के एम्स मंगलगिरी में आक्रोशित डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट, रेप मर्डर मामले में इंसाफ की मांग। आरजी कॉलेज तोड़फोड़ केस में अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी, 5 आरोपियों की पहचान सोशल मीडिया के जरिए हुई, बाकी आरोपियों की पकड़ के लिए पुलिस ने लोगों से मांगी है मदद।
सीबीआई जांच के बीच कोलकाता के आरजी कॉलेज में डिप्लॉय की गई पुलिस। कॉलेज पर हमले के बाद सतर्क प्रशासन। आरजी कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ कर सकती है सीबीआई। वारदात के वक्त संदीप घोष थे आरजी कॉलेज के प्रिंसिपल। संदीप घोष पर भ्रष्टाचार के भी आरोप। कोलकाता की घटना को लेकर आईएमए ने किया देशव्यापी हड़ताल का ऐलान। 17 अगस्त सुबह 6 बजे से रविवार सुबह 6 बजे तक हड़ताल पर रहेंगे डॉक्टर। इमरजेंसी को छोड़कर सभी सेवाएं रहेंगी बंद। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज शाम को 4 बजे मौलाली इलाके से धर्मतल्ला तक करेंगी पैदल मार्च। सीबीआई से मांगेंगी इंसाफ। मार्च में तृणमूल के सैकड़ों समर्थकों के शामिल होने की संभावना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। बोले ममता बनर्जी बंगाल में कराना चाहती हैं डायरेक्ट एक्शन डे। बंगाल की किम जोंग बनी ममता। लखनऊ में बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल अखिलेश पर साधा निशाना। कहा जब से इन दो लड़कों की ताकत बढ़ी है तब से अपराधियों की हिम्मत बढ़ी है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने लिखा गृह मंत्री अमित शाह को पत्र। लेडी डॉक्टर के साथ हुई घटना को लेकर लिखी चिट्ठी। केंद्र की तरफ से कार्रवाई की मांग। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शाम 6 बजे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों के साथ अहम बैठक करेंगे। कल होने वाली राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक की रूपरेखा पर मंथन होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का ऐलान आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव की तारीखों का करेगा ऐलान। धारा 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में होने हैं चुनाव। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 5 से 7 चरणों में हो सकते हैं चुनाव। बुधवार को चुनाव आयोग से मिले थे केंद्रीय गृह सचिव। चुनाव को लेकर सुरक्षा पर मंथन हुआ था। जम्मू कश्मीर में तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता कविंद्र गुप्ता का एबीपी न्यूज के साथ खास बातचीत में बड़ा दावा। कहा इस बार बीजेपी की बनेगी सरकार। चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार। जम्मू में कांग्रेस नेता रमन भल्ला ने किया दावा। धारा 370 का मुद्दा बनेगी जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हार की वजह। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल। 27 आईपीएस केपीएस अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर। 89 आईएएस भी बदले गए। जम्मू कश्मीर के अलावा हरियाणा चुनाव की तारीखों का भी हो सकता है ऐलान। बाकी राज्यों को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। 20 अगस्त को मुंबई में हो सकती है कांग्रेस की बड़ी रैली। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी रैली को करेंगे संबोधित। विधानसभा चुनाव कैंपेन का होगा आगाज। विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में हलचल तेज। मुंबई में आज महाविकास अघाड़ी की अहम बैठक। मंच पर लगाई गई 40 कुर्सियां। उद्धव ठाकरे बोले ये आगे की लड़ाई की शुरुआत। महाअघाड़ी पर संजय राउत का बड़ा दावा। बोले शरद पवार ने कहा है अजीत पवार को छोड़कर बाकी सबको महाअघाड़ी में ले सकते हैं वापस। सीटों के बंटवारे पर नहीं कोई विवाद। अजीत पवार ने कहा बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ पत्नी को चुनाव लड़ाने का फैसला गलत था। इसके लिए कोई और नहीं, वो खुद हैं जिम्मेदार। परिवार के ऊपर उन्हें बोलने का पूरा अधिकार है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का आज हल्ला बोल। प्रदेश भर में पार्टी कार्यकर्ता करेंगे गौ सत्याग्रह। पार्टी का आरोप बीजेपी की सरकार आने के बाद से प्रदेश में गौवंश बदहाल। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक। रांची में आज बीजेपी के सभी मंडल अध्यक्षों की होगी बैठक। चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्वा शर्मा भी शामिल होंगे। यूपी में होने वाले उपचुनाव पर अखिलेश यादव ने कहा उपचुनाव में जीत का किया दावा। बीजेपी पर लगाया अधिकारियों को खरीदने का आरोप। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज। सदैव अटल स्मारक पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने श्रद्धांजलि अर्पित। लखनऊ में सीएम योगी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य ने नमन किया। दिल्ली में ओलंपिक खिलाड़ियों से पीएम मोदी की मुलाकात। पीएम ने की पदक विजेताओं की तारीफ। का खेल ऐसा क्षेत्र है जहां कोई हारता नहीं बल्कि सीखता है। जो हार गए हैं उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो पीछे रह गए हैं। आप बहुत कुछ सीख कर आए। पीएम मोदी ने की विनेश फोगाट की तारीफ। कहा विनेश ने फाइनल में पहुंचकर रचा इतिहास। विनेश देश की बहादुर बेटी हैं।
हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी ने किसानों के खाते में जारी की 525 करोड़ की पहली किस्त। बारिश से जिन किसानों की फसल खराब हुई है उन्हें मिला है बोनस। दूध विक्रेताओं को दयालु योजना से जोड़ने का भी प्रस्ताव। मौजूदा सिविल कोड को कम्युनल कहने पर मायावती ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। एक्स पर लिखा, सरकार संविधान के हिसाब से सेक्युलरिज्म का पालन करे। बिहार में जेल से आजाद हुए बाहुबली अनंत सिंह मोकामा के पूर्व विधायक को पटना हाई कोर्ट ने AK-47 और बुलेट प्रूफ जैकेट मिलने के केस से बरी किया है। बिहार के मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह, उनके पैतृक आवास से पुलिस ने बरामद की थी AK-47। मामले में कोर्ट ने सुनाई थी 10 साल की सजा। फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट गए थे अनंत सिंह। अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला। मानहानि केस में राहुल गांधी की रांची कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी पर आज होगी सुनवाई। कोर्ट में पेशी से व्यक्तिगत छूट चाहते हैं राहुल। इसरो का EOS-08 सैटेलाइट लॉन्च। देश के सबसे छोटे रॉकेट SSLV-D3 से की गई लॉन्चिंग। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ सैटेलाइट। पृथ्वी की कक्षा से बाहर करीब 475 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया। पर्यावरण और आपदा को लेकर सटीक जानकारी सैटेलाइट देगा। हरिद्वार में 13 अखाड़ों के हजारों साधु संतों ने निकाली आक्रोश रैली। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर राजस्थान के अजमेर में हिंदुओं का प्रोटेस्ट, इंसाफ की मांग। यूपी के मेरठ में भी सड़कों पर उतरे हिंदू संगठन से जुड़े लोग। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर निकाला शांति मार्च। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में तवा डैम पानी से लबालब। डैम के 5 गेट खोले गए। बारिश के चलते बढ़ा डैम का लेवल। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में उफान पर सिंध नदी। नदी में फंसे बाइक सवार मां बेटे। आसपास मौजूद लोगों ने नदी में कूदकर बचाई दोनों की जान। महाराष्ट्र के सोलापुर के निचले इलाकों में बारिश का पानी भरा है। लोगों के घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली, NCR, हिमाचल, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में आज बारिश का येलो अलर्ट। केरल में कुछ जगहों पर ऑरेंज अलर्ट। आंध्र प्रदेश में कुछ जगह पर भारी बारिश की चेतावनी। केदारनाथ मार्ग पर लिनचोली के पास 3 शव बरामद हुए। सर्च ऑपरेशन के दौरान ये शव मिले। पैदल मार्ग से मलबा हटाते समय ये डेड बॉडीज नजर आई। राजस्थान के बूंदी में भारी बारिश की वजह से उफान पर नदी नाले। कई कॉलोनियों में बाढ़ जैसे हालात। शहर के निचले इलाकों में भरा पानी। घरों के अंदर पानी भरने से मुश्किल में लोग। बूंदी में हुई भारी बारिश की वजह से जैत सागर झील लबालब हो गई है। जलस्तर बढ़ने से सभी बैराज के गेट खोल दिए गए हैं। गेट खुलते ही जैत सागर से निकलने वाला नाला उफान पर आ गया। मध्य प्रदेश के गुना में भारी बारिश के चलते बरसाती नाले उफान पर। पानी के बीच से गुजरते समय बह गई एक गाड़ी में सवार 2 लोगों की किसी तरीके से लोगों ने जान बचाई। गुना में मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों के ऊपर पानी बह रहा है। जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं लोग। बाढ़ की वजह से सड़क पर लगी वाहनों की कतार। एम्बुलेंस भी फंस गई। ऑनलाइन गेमिंग ऐप फीविन के मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 4 आरोपियों को ईडी ने गिरफ्तार किया। चीनी नागरिकों के साथ मिलकर धोखाधड़ी कर रहे थे आरोपी। यूपी के कौशाम्बी में कांवरियों से भरी बोलेरो पिकअप से टकरा गई। हादसे में महिला समेत 3 कांवरियों की मौत हुई। राजस्थान के बांसवाड़ा में पलटी स्कूल बस में बैठे कई स्कूली बच्चे घायल। आसपास मौजूद लोगों ने बस के शीशे तोड़कर बचाई बच्चों की जान। यूपी के रायबरेली में धू धू कर जली कार। गाड़ी में बैठे लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। यूपी के कासगंज में मालिक ने नौकर को तालिबानी सजा दी। चोरी के आरोप में नौकर को पेड़ से बांधकर पीटा। नोएडा में महिला पत्रकार से छेड़छाड़ का मामला। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साधा योगी सरकार पर निशाना। 2 आरोपियों को अरेस्ट कर चुकी है पुलिस। सोशल मीडिया पर महिला के खिलाफ भद्दी टिप्पणी करना युवक को पड़ा भारी। नोएडा पुलिस ने किया गिरफ्तार। सूरत में 48 घंटे के अंदर फिर पकड़ी गई चरस की खेप। हजीरा तट से 4 करोड़ से ज्यादा कीमत के
अफगानी ड्रग्स की बरामदगी। पहले मिले चरस के एयरटाइट पैकेट जैसे 8 पैकेट बरामद हुए। लखनऊ में पीजीआई की डॉक्टर के साथ साइबर ठगी। रुचिका टंडन के खाते से धोखे से ट्रांसफर करवाए गए 2 करोड़ 81 लाख रुपए। डॉक्टर को किया गया डिजिटल अरेस्ट। सूरत में पुलिस के हाथ से चढ़ा फर्जी अधिकारी आईपीएस अफसर बनकर लोगों से धोखाधड़ी करता था। महाराष्ट्र के बिल्डर से 11 लाख रुपए की ठगी की इसने। शिमला में आज से इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। 27 देशों की दिखाई जाएंगी फिल्में। 10वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिखेगा 22 राज्यों का भी सिनेमा। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स की दस्तक। यूएई से पाकिस्तान पहुंचे 3 मरीज मिले संक्रमित। अफ्रीका के बाहर पहुंचा एमपॉक्स का नया वेरिएंट। स्वीडन में दर्ज हुआ एमपॉक्स क्लेड 1 का पहला मामला। कांगो गणराज्य में इसके संक्रमण से हुई 450 लोगों की मौत।